हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे नाज़ीज़म। लास्ट सेशन में हमने जो नाज़ीज़म है इसकी करैक्टरिस्टिक्स की एंड आज हम इस सेशन में नाज़ीज़म में हिटलर की पॉलिसीज करेंगे टू कंट्रोल कंट्री। उसने एक कंट्री को ऐसे कंट्रोल किया कि वो सभी की सभी पावर्स को अपने हाथों में ले लेता है, वो एक डिक्टेटर बन जाता है। जर्मनी में रिपब्लिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है जब मोनार्की खत्म हो जाती है 1919 की रेवोल्यूशन के बाद। और उसमें भी क्या होता है, 1933 में हिटलर ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर बन जाता है। तो उसने ऐसी कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था जिससे वो डिक्टेटर बन गया था, तो हम इसको 5 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट में करते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल। तो उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि पूरी पॉलिटी को उसने अपने अंडर ले लिया। तो सबसे पहले ही एस्टैब्लिश द टोटलिटेरियन स्टेट। तो उसने क्या किया, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट थी, जैसे इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को सेंट्रल प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है। तो उसने सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। जब यूनिटरी गवर्नमेंट बन गई तो सभी की सभी पावर किसके पास आ जाएंगे, सेंटर के पास। और सेंटर में कौन है, सेंटर में है हिटलर, जो सबसे पावरफुल अपने आप को मान रहा था। और उसने चांसलर प्रेसिडेंट की पोस्ट को खत्म कर कर सभी की सभी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। तो जो गवर्नमेंट थे, प्रोविंसेस थे, उसमें भी उसने अपने ही मेंबर, अपनी नाजी पार्टी के मेंबर को नॉमिनेट किया था। तो इस तरह पूरी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है अब हिटलर के हाथों में आ जाता है। उसके बाद सेकंड वन इज कंट्रोल ओवर ऑटोनॉमस बॉडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंटर स्टेट इनकी ओनरशिप तो हिटलर के पास आ गई। अब ऑटोनॉमस बॉडीज जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे हमारी कंट्री में है पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपल कमेटीज, इसमें भी क्या किया, जिनके चेयरपर्सन थे वो नाजी पार्टी के ही होते थे। अब लोकल बॉडीज हैं, इन पर भी कंट्रोल कर लिया। तो पूरे देश पर कंट्रोल किसका हो गया, हिटलर का हो गया। तो पूरी पॉलिटी हिटलर के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी। एंड जो सिटीजन थे उनके साथ किया गया चेक ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन। उनको फ्रीडम ही नहीं थी, उनको अपने इंडिपेंडेंट स्पीच है वो देने की फ्रीडम नहीं थी, अपने व्यू वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। रेडियो टेलीविजन है, इन पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी। और ये भी कहा गया था कि अगर हमको किसी भी पर्सन पर डाउट होता है, डाउट के बेस पर किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, विदाउट एनी रीजन आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो और उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हो, उसको रीजन बताना भी जरूरी नहीं सकते। तो इस तरह सिविल लिबर्टी से खत्म होगी। तो पूरी पॉलिटी पर, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल किसका हो गया, हिटलर का हो गया। आफ्टर दैट इकोनॉमिक कंट्रोल। तो हिटलर ने क्या किया, इकोनॉमी को प्रॉस्पर बनाया और उसके बाद पूरी इकोनॉमी को अपने अंडर ले लिया। इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए उसने पहले क्या किया, यूनिफिकेशन ऑफ लेबरर्स। तो लेबर क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक कंट्री में जब इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें चाहे तो एम्प्लॉयर होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे। जो एम्प्लॉय है लेबर क्लास है, एम्प्लॉयर कैपिटलिस्ट क्लास है। जो लेबर क्लास है इसकी ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, तो उसने ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कर दिया, सभी की सभी ट्रेड यूनियंस खत्म हो गई। तो सभी लेबर्स को अपने अंडर ले आया। उसने कहा मैं आपके वेलफेयर के लिए काम करूंगा। तो लेबर एक ही पर्सन के अंडर आ गई, वो था हिटलर। तो हिटलर क्या करता था, आप ही चेयरपर्सन होता था, आप ही लेबर को कंट्रोल करता था। उधर जो कैपिटलिस्ट है उनको भी कंट्रोल वो ही कर रहा था। और उसने कुछ एफर्ट्स भी किए फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मन की इकोनॉमी है बहुत तरह से वैनिश हो जाती है। तो इस तरह बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के ड्यूरिंग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी एंड जो डेट है डेट इंक्रीज हो गया था। इन सब के लिए हिटलर है जियो के ही रिस्पॉन्सिबल मानता था। तो उसने पहले क्या किया, हमको अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पर बनाना है, इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया। उसने 4 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो भी लॉन्च किए थे। जैसे हमारी कंट्री में 12 टाइम्स 5 ईयर प्लान्स आते हैं, वैसे ही हिटलर ने
4 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो लॉन्च किए थे, जिसके थ्रू पूरी इकोनॉमी को प्रोस्पर बनाने के लिए काम किया गया था। इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट की गई थी, कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया गया था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट है वो दिया गया था। उसने बहुत से एफर्ट किए थे ताकि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो उसने क्या किया, जो थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस पर बैठे थे, उन सभी को उनकी जॉब से रिवोक कर लिया, उनको वापस बुला लिया। अब उनकी जगह जर्मन लोगों को जॉब दे दी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो जर्मन लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, जो को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया। एंड थर्ड वन इज required self sufficiency in the field of agriculture। अब हिटलर ने सोचा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारी कंट्री में फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए, जर्मन लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम खुद ही फुलफिल करें। तो उसने एग्रीकल्चर को सेक्टर को डिवेल्प करने के लिए इरिगेशन सेक्टर है इसको भी डिवेल्प किया। इरिगेशन के साथ साथ केमिकल्स हैं जिसको हम फर्टिलाइजर कह रहे हैं, फर्टिलाइजर को भी लॉन्च किया। एंड साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी है इसका अरेंजमेंट भी किया, जिससे जर्मनी में फूड ग्रेन्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। एंड इकोनॉमी को प्रोस्पर करने के लिए उसने अपने एक्सपोर्ट्स हैं, जो कंट्री से प्रोडक्ट माल है जो तैयार हो जाता है इंडस्ट्री से, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो इंपोर्ट्स हैं इंपोर्ट्स कम कर दिए। तो मीनिंग अब हम फाइनल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी, तो इंपोर्ट उसके कम थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बजट है वो सरप्लस चला जाता है। एंड कुछ ही सालों में जब हिटलर ने राज संभाला था, कुछ सालों में इकोनॉमी का जो डेट था खत्म हो गया था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी, इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम हो गया था। तो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए कि इकोनॉमी को प्रॉस्पर बना सके। तो अब इतने एफर्ट्स कर रहा है, इन एफर्ट्स में सभी की सभी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो हिटलर के हाथों में आ जाते हैं। इस तरह पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक कंट्रोल है, उसके बाद कल्चरल एंड रेशियल कंट्रोल। अब वो रेसिज्म, हिटलर को हम किसके नाम से जानते हैं, रेसिज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने जियो के साथ रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन किया था, उनको मारा था। तो कल्चर को, रेस को उसने कंट्रोल करने का भी काम किया। तो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेसिज्म है जिसमें उसने 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था। उसको कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते थे, जिसमें कहते थे हम इनको रिफॉर्म कर रहे हैं। इवन कि छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी मार दिया जाता था। जो कैंप थे, कैंप में गैस रिलीज कर दी जाती थी जिनसे उनकी डेथ हो जाती थी, उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। तो इतनी ज़्यादा क्रूएलिटी हिटलर ने की थी। तो उसने क्या कहा कि जर्मन ही सुपीरियर है, जो एंटी जर्मन है, जो जर्मन की रेस नहीं है, वो अनडिजायरेबल रेस है, इसको जर्मन में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एंटी पॉलिसी टूवर्ड्स कैथोलिक्स। अब जो कैथोलिक रिलीजन के लोग थे उनके अगेंस्ट इसकी पॉलिसी थी। तो पहले तो वो चाहे प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक है, इनको गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहता था। उसके बाद जो कैथोलिक के न्यूज़पेपर थे, मैगजीन थे, उनको जला देता है। और इसके बाद जो कैथोलिक चर्च थी इनको भी जला देता है। तो कैथोलिक लोगों को भी जे टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो वो कहता है जो कैथोलिक है वो तो अपना रिलीजन है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर उनको गवर्नमेंट के अंडर ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रीच कल्चर चैम्बर। तो अब जर्मन के कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसने रीच कल्चर चैम्बर है इसको एस्टैब्लिश किया। क्योंकि हिटलर जर्मन को थर्ड रीच बनाना चाहता था, जिसका मीनिंग है वो सबसे सुपीरियर कंट्री बनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए उसने रीच कल्चर चैम्बर है इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंडर उसने अपने कल्चर को प्रमोट किया था। जो एंटी नाजीज्म थे इनको वो मार देता था। तो वो कल्चर किसका होता था, सिर्फ जर्मन का, वाइट रेस का, आर्यन का होता था। तो इसके अलावा किसी और कल्चर को वो प्रमोट नहीं होने देता था। एंड लास्ट वन इज कल्चर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में कहा गया कि जो वाइट पर्सन है, जो वाइट जर्मन्स हैं, जो आर्यन जर्मन्स हैं, इनको ही रहने का अधिकार है। इसीलिए जो हमारी जर्मन का कल्चर है हम इनको यूनिफाई करेंगे।
एंड इसके लिए जो उनके कल्चर के अगेंस्ट बुक्स, लिटरेचर, आर्ट कुछ भी था उनको उसने जला दिया। तो उसने क्या किया, जो भी उसके अगेंस्ट होता था उनको वो मार देता था, या फिर जो बुक्स होती थी उनको जला देता था। इस तरह उसने क्या किया, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी रेस के लिए वो इतना पागल था कि किसी और रेस को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था। जो कुछ भी उसका या फिर उसके जो लिटरेचर बुक्स होती थी उनको भी वो रखना नहीं चाहता था। इस तरह जर्मनी में जो कल्चर रेस है उस पर कंट्रोल किया गया। उसने इतनी ज़्यादा स्पीच दी, ऐसे किया कि जो जर्मन के लोग थे वो खुद ब खुद जो ज्यू है उनसे नफरत करने लग गए थे। तो जर्मन खुद ही क्या कर रहे हैं, अब ज्यू को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी स्पीच से लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आफ्टर दैट नाजी एजुकेशनल पॉलिसी, अब यूथ है, यूथ को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी से इम्पोर्टेंट क्या होगा, उसने क्या किया, कुरिकुलम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नाजीइज्म। नाजीइज्म के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, नाजीइज्म के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस था। नाजीइज्म की आइडियोलॉजी होती थी, जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी है इसके बारे में बताया जाता था। एंड इसकी भी साइड उसने क्या किया कि जो एंटी नाजीइज्म कल्चर था उसको खत्म कर दिया, उसका सिलेबस ही खत्म कर दिया। वो चाहता था जर्मन एक महान नेशन बने और इसके लिए उनके बच्चों को वही पढ़ना चाहिए जो उनके देश के काम आ सके। देन कंपल्सरी लेबर इन फार्म्स एंड कैंप्स, उसने कहा कि बच्चों को फिजिकल लेबर भी आनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में क्या किया गया, उनको फिजिकल लेबर करनी कंपल्सरी होगी। ये भी एक कुरिकुलम का पार्ट हो गया। मिलिट्री एजुकेशन भी दी जाने लगी, जिससे बच्चों में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्रिएट होगा, ओबीडियंस की फीलिंग क्रिएट होगी, क्योंकि मिलिट्री में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा होता है और वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। इसलिए वो चाहता था कि हमारा जर्मन का जो ग्लोरियस कल्चर है ये लोगों को समझाया जाए, इसके लिए उसने एजुकेशन का भी सहारा लिया। एंड लास्ट वन इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर। तो ये इंटरनल है, इंटरनल इकोनॉमी को पूरी तरह से उसने अपने कब्जे में कर लिया। एंड जो फॉरेन सेक्टर था, फॉरेन सेक्टर में भी उसकी ही बादशाह थी, तो फॉरेन सेक्टर में भी उसका ही कंट्रोल चल रहा था। तो उसने क्या किया, जहां पर फ्रेंडशिप की जरूरत थी फ्रेंडशिप भी की। पहले तो उसने साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद मैनी कंट्रीज, कुछ कंट्री के साथ उसने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, जिनके साथ लगता था कि इसके साथ हमको लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे अगर हम इटली की बात करते हैं, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखते हैं तो इटली क्या था, जर्मनी के अंगेज था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मसलूनी है, मसलूनी इटली से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये आपस में मिलते हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी होती है, तो ये आपस में कोलिजन अलायंस करके ही वॉर करते हैं। तो फ्रेंडशिप की ट्रीटी भी की थी। वायलेट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड इन्वेड राइनलैंड, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लैंड है जो चली गई थी वर्साइल की ट्रीटी, जिसको जी अपने अंगेज समझते थे, इसीलिए वो इस ट्रीटी को वायलेट कर देता है। तो जो उन्होंने कहा था डीमिलिटराइज होना चाहिए, तो जो मिलिटराइज करना स्टार्ट कर देता है। देन वर्क फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होती है, जिसको हिटलर ने ही स्टार्ट किया था, इसके लिए वो 1937 में ही तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। एंड अटैक ऑन ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ब्रिटिश आइस, तो जो ब्रिटिश के छोटी छोटी आइसलैंड हैं उन पर, पोलैंड पर, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। तो जब वो पोलैंड पर अटैक करता है, इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फॉरेन पॉलिसी भी कैसी थी, जो हिटलर चाहता था, जो हिटलर की विल होती थी वो सभी को मानना पड़ती थी। तो हिटलर सबसे सुप्रीम लीडर बना हुआ था। इस तरह हिटलर ने क्या किया, पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में रखा और एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर बन गया। तो विद दिस हमारे हिटलर की पॉलिसीज़ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे हिटलर के कौन कौन से मीन्स थे जिस वजह से हिटलर ने अब इन पॉलिसीज़ इनको इम्प्लीमेंट किया था, एंड उसकी कॉजेस ऑफ सक्सेस कौन से हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।